Hello everyone, I am Amol Srivastava and in this year's Civil Services Examination I have secured rank 83 और ये जो रैंक है मुझे अपने सेकेंड अटैम्प्ट में मिली है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं अपने इंटरव्यू तक पहुंचा था पर इंटरव्यू मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो जब मार्क्स आए इंटरव्यू के तो मैंने उसमें देखा कि मेरे मेंस में 820 मार्क्स थे और जीएस में 380 मार्क्स थे। So 820 was a decent score to get into the list, maybe not in top 100 but a decent rank. But in GS 380 marks were quite less. जिन लोगों के मेंस क्लियर भी नहीं होता है या जिन लोगों का मेंस क्लियर होता है इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हैं, they also touch around 400 in GS. तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब टॉप 100 रैंक्स के मैंने मार्क्स देखे तो दे वर ऑल अराउंड 420, 430, 440। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं 40-50 मार्क्स कम है। तो फिर मैंने एनालाइज किया कि जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड ऑल पेपर्स हैव 20 क्वेश्चंस। सो दैट मीन्स 80 क्वेश्चंस आर देयर। तो यानी हर क्वेश्चन में अराउंड हाफ और 1 मार्क मेरा कम था। तो जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था 2017 का, मेरा पूरा फोकस सिर्फ इसी पे रहा कि हर क्वेश्चन में कैसे वो एक 1 मार्क मुझे ज्यादा लेना है, दैट फाइट फॉर दैट 1 मार्क। ये 1 मार्क बहुत जरूरी होता है क्योंकि यही आंसर को यूनिक बनाता है। सब लोग जीएस में अराउंड एवरेज स्कोर कर लेते हैं पर जो बेस्ट आंसर होता है या जो आंसर मार्क्स गेन करता है, जो आपको रैंक दिलाता है, दैट हैज दैट 1 एक्स्ट्रा मार्क, जिसको हम एक्स फैक्टर भी कह सकते हैं। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी अपने पुरानी स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करने के लिए और फिर 2017 में मेरा मेंस का जो स्कोर था वो हो गया 890 और जीएस आई स्कोर्ड 460। सो द एग्जैक्ट 80 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ। जितना मैंने सोचा था अपने अटेम्प्ट देने से पहले कि 80 मार्क्स मुझे इंप्रूव करने हैं और एग्जैक्ट जीएस में 80 मार्क्स इंप्रूव हुए। सो दैट मीन्स जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो काम करी। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी दैट हाउ टू गेट दैट 1 एक्स्ट्रा मार्क एंड हाउ टू मेक योर आंसर्स यूनिक। अभी प्रीलिम्स हो गया है तो प्रीलिम्स के बाद सबसे पहले लोगों को टेंशन होती है कट ऑफ की। तो यहाँ पे मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कट ऑफ की इतनी टेंशन लेके ये नहीं करना है कि हमने प्रिपरेशन छोड़ दी। मैंने भी जिस दिन प्रीलिम्स हुआ अगले दिन स्कोर कैलकुलेट किया, मुझे भी नहीं आइडिया था कि क्लियर होगा या नहीं होगा, बट क्योंकि 2017 का प्रीलिम्स काफी डिफरेंट आया था पिछले सालों में, पर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी मेंस की फ्रॉम द राइट फर्स्ट डे आफ्टर द प्रीलिम्स। तो लोगों के बीच में जो डिलेमा रहता है कि कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसको इतना फॉलो नहीं करना चाहिए। अपनी तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अगर इस साल नहीं काम आई तो डेफिनेटली अगले साल काम आएगी एंड हम अपना प्रेशियस टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। सो दिस सेशन इज बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट सेशन दैट आई डिड, जिसमें मैंने बोला था कि स्मार्ट वे या स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको एक कनेक्ट फील होगा इस वीडियो के साथ, जिससे आपको समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग में कैसे एक स्मार्ट वर्क यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो इस एग्जाम की डिमांड को समझिए। जो आंसर राइटिंग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो मैंने उसमें देखा कि ये सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं है, उसमें मेरी पर्सनैलिटी टेस्ट की जा रही है। क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास सिर्फ वो एक आंसर शीट है या आंसर बुकलेट है जिससे वो जज करेगा कि मैं एक आईएएस ऑफिसर या एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए कैपेबल हूं कि नहीं हूं। तो ये एक टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी है और एक टेस्ट ऑफ माइंडसेट है। तो जब अगर हम इसको समझ जाएंगे तो फिर आंसर लिखना का तरीका आ जाएगा। फिर एक और चीज जो मैंने फॉलो करी थी, जो काफी मुझे टॉपर वीडियो से या टीचर से मुझे समझ में आया, कि एग्जाम में जो आंसर जो हम लिखते हैं, सो वी हैव टू राइट व्हाट इज आस्क्ड, नॉट व्हाट वी नो। यूजुअली हम लोगों का कॉलेज का माइंडसेट रहता है कि आंसर क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, जो भी पढ़ के आए हम लोग वो लिख के आ जाते हैं।
फिर मार्क्स भी मिल जाते हैं या नहीं मिलते तो हम लोग टीचर से जाके बोलते हैं कि स्टेप्स के मार्क्स भी होते हैं, बट वो यूपीएससी में वो चीज़ काम नहीं करती, ये मुझे समझ में आ गया था। फिर तीसरी चीज़ एक और होती है जो सभी कैंडिडेट्स के दिमाग में होती है कि जब पूछा जाता है किसी क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू थिंक, एक क्वेश्चन का आगे टैग लगा होता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू और गिव योर ओन ओपिनियन। तो वहाँ पे एक गलती जो पिछले साल मैंने करी थी वो ये था कि मैंने अपना ओपिनियन दे दिया था, जो कि आंसर राइटिंग में सही नहीं माना जाता है। एक इसमें देयर इज नथिंग कॉल्ड एज योर ओन ओपिनियन। यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन दे, सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को समझे, उसको रैशनली एनालाइज करे और फिर वो ओपिनियन प्रेजेंट करे। तो यहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ से भी बचना चाहिए कि हम लोग अपना ओपिनियन ना दे दें, ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो वो चीज़, पर सारे एक्सपर्ट्स देखें, जो कमिटीज़ आ रही हैं उनको भी ध्यान में रखें। फिर जैसा मैंने कहा कि एक चीज़ जो मैंने फॉलो करी थी वो ये था कि आई नेवर यूज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। कोई भी चीज़ हो उसको बहुत ही बैलेंस्ड वे में बताना होता है, ठीक है। और जैसे कोई स्कीम आई सपोज, तो अगर वो स्कीम नहीं काम कर रही है तो हम लोग ये नहीं लिख सकते कि दिस स्कीम इज बैड और दिस स्कीम विल नॉट वर्क। सो मैंने क्या स्ट्रैटेजी वहाँ पे अडॉप्ट करी, मैंने एक बहुत ही मॉडरेट स्टेटमेंट यूज किया कि दिस स्कीम मे नॉट अचीव इट्स डिजायर्ड रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो वहाँ पे वो आ गया वहाँ पे बात कि हाँ मैंने ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया है, मैंने एक पॉजिटिविटी के साथ एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया है आंसर में, ठीक है। फिर एक और जैसे सपोज हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कोई सपोज हमने स्टेप लिया, सीसीआईटी आया टेररिज्म के लिए, तो उसमें हम ये नहीं लिख सकते आंसर में दैट सीसीआईटी विल एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज विल बिकम्स अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो वहां पे हम लिख सकते हैं इट माइट हेल्प इन बूस्टिंग द एफर्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म और इट इज अ गुड स्टेप इन दिस रिगार्ड। तो एक वो मॉडरेट स्टेटमेंट आ जाता है वहां पे। और कई ऐसे हम लोग लिखते हैं, कभी क्रिटिसिज्म कर रहे हो कि नो इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड और नो फंडिंग हैज बीन गिवन, तो वहाँ पे भी ये नो जो होता है बहुत एक्सट्रीम माना जाता है। उसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं कि एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स हैव नॉट बीन मेड, प्रॉपर फंडिंग इज नॉट मेड एज रिक्वायर्ड फॉर दिस स्कीम। तो इससे आपका एक रैशनल पर्सनैलिटी और एक बैलेंस पर्सनैलिटी सामने आती है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के जो हैक्स हैं इसको हम कह सकते हैं, इसको शुरू करने से पहले एक कुछ थंब रूल्स होते हैं वो भी हम देख सकते हैं कि एक बेसिक फॉर्मेट होना चाहिए हमारा आंसर राइटिंग का। ये तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स के मतलब हो सकते हैं। पॉजिटिव्स का मतलब हो सकता है क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं किसी चीज के, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, क्या क्या फायदे होंगे आगे जाके। नेगेटिव्स में चैलेंजेस हो सकते हैं, क्रिटिसिज्म हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं और सॉल्यूशंस होता है। तो ये एक जनरल सभी लोग इसकी बात करते हैं। तो अगर हम इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क इसको बना के रखेंगे आंसर लिखते टाइम, तो हमें कंटेंट डेवलप करना आसान हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज होती है कि यूजुअली मैंने देखा है कि हम लोग उसके पीछे बहुत भागते हैं कि आंसर जो है हमें 8 मिनट में खत्म करना है। 8 मिनट 9 मिनट जो होता है वो मैंने इसको कभी फॉलो नहीं किया। मैंने ये सोचा कि ये 8 मिनट्स इज जस्ट एन एवरेज, कि हमारे पास 180 मिनट्स हैं और 20 क्वेश्चन है, तो अराउंड 9 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलेगा। 1 मिनट हम लोग उसको क्वेश्चन को पढ़ने में लगाएंगे और बाकी 8 मिनट लिखने में लगाएंगे। पर मैंने जो क्या किया, मैंने अपने पेपर को एनालाइज किया, जो मेंस का पेपर आता है, कि कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें मीडियम लेवल के आते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमें बिल्कुल नहीं आते हैं। ये मेंस में होता है। मेंस में हार्डली 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम पढ़ के जाते हैं, बाकी सारे तो हमें वहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने कॉमन सेंस से देना पड़ता है। तो जो क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते थे तो उसको मैंने ज्यादा टाइम दिया। इट टुक अराउंड 10-12 मिनट्स। और यूजुअली मेरा जो पहला क्वेश्चन होता था वो तो 15 मिनट्स खिंच जाता था, क्योंकि
मैं अपना स्टार्ट ही ऐसे क्वेश्चन से करता था जो मुझे सबसे अच्छी तरीके से आता था, और उस समय हम लोग एकदम शुरुआत में लिख रहे होते हैं, एक मेंटल ब्लॉक होता है हमारे दिमाग में, हाथ भी हमारा ढंग से नहीं चल रहा होता है, तो वो क्वेश्चन भले ही 15 मिनट में लग जाते थे, बट आगे जाके फिर स्पीड पकड़ते थे और फिर एक एवरेज बना लिया कि फर्स्ट आवर में 6 क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट आवर में 7 क्वेश्चंस करने हैं, और फिर उसके नेक्स्ट आवर में फिर 7 क्वेश्चंस करने हैं। तो उससे ऑन एन एवरेज 8 मिनट आता था, बट हम लोग सिर्फ 8 मिनट में खत्म करने के लिए ये नहीं करना है कि एक जो हमें अच्छा क्वेश्चन आता है उसको भी, उसमें भी कम टाइम दिया, और एक क्वेश्चन जो नहीं आता है उसमें हमने अननेसेसरली टाइम वेस्ट कर दिया। तो जब मैंने ये चीज फॉलो की तो पेपर भी खत्म होने लग गया और आंसर्स की क्वालिटी भी आ गई, क्योंकि जो बेस्ट आंसर्स थे उनको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलने लगे, मीडियोकर आंसर्स को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स मिले, और जो बिल्कुल नहीं आते थे उसमें भी आई कुड राइट समथिंग और द अदर। फिर एक और चीज होती है जो मैंने समझ ली थी इस एग्जाम में, कि इस एग्जाम में पेपर खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं कई अपने दोस्तों से देखता था कि उनके पेपर ही नहीं खत्म हो पाता था, अराउंड 15-16 क्वेश्चंस ही कर पाते थे, बट आई वाज एबल टू डू एटलीस्ट 19 to 20 क्वेश्चंस। सो अगर हम पेपर ही खत्म कर लेते तो मुझे लगता है कि हम सिलेक्शन के बहुत करीब आ जाते हैं, और थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइज कर लिया हमने तो हम एक जो स्कोर गेन करने वाला जोन होता है उसमें पहुंच जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि हाउ टू पुट मिनिमम एफर्ट एंड गेट बेस्ट आउट ऑफ आवर आंसर राइटिंग। तो इसमें जो 2 चीजें मैंने फॉलो करी वो ये था कि मैंने अपनी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन थी उसको इंटीग्रेट किया अपनी मेंस की प्रिपरेशन के साथ। तो जितने भी मैंने उसमें फैक्ट्स और स्कीम्स वगैरह पढ़े थे वो मैंने अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड किया, तो मेरे लिए ज्यादा एफर्ट लगा ही नहीं, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स के लिए इतनी अच्छी तैयारी करते हैं, सब कुछ हमें एकदम ऑन टिप्स पे होता है, हमारे हर स्कीम के बारे में पता होता है, हर कमेटी के बारे में पता होता है, हर इनिशिएटिव के बारे में पता होता है, तो क्यों ना हम उस चीज को आंसर में यूज कर लें। दूसरी चीज जो मैंने इसमें यूज करी वो था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ना छोड़ा, एकदम लास्ट डे ऑफ द एग्जाम तक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है न्यूज़पेपर में, और वो हटके होता है थोड़ा, जो हम मंथली कंपाइलेशंस मिलते हैं हम लोगों को, या जो बुक्स में चीजें दी होती हैं वो सबने पढ़ी होती हैं, बट न्यूज़पेपर में जो चीज आ रही है अगर हम उसको यूटिलाइज कर लें तो मेरे ख्याल से वो एक यूनिक एलिमेंट ले आता है हमारे आंसर्स में। तो पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में को मैंने कैसे इंटीग्रेट किया। पहली चीज हो गई स्कीम्स। स्कीम्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होती है प्रीलिम्स के लिए, तो जब भी हम मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें सॉल्यूशंस जब हम देते हैं तो उसमें अगर हम लिख दें कि ये सॉल्यूशन पॉसिबल है या ये सॉल्यूशन करना चाहिए, और उसके आगे हम एक स्कीम का नाम लिख दें ब्रैकेट में कि ये इस स्कीम से पॉसिबल है, तो आई थिंक ये बेटर रहेगा। फिर आती है कि जो हमने कमेटी रिपोर्ट्स पढ़ी होती हैं, हम लोग को बहुत सारा प्रीलिम्स में याद करना पड़ता है किस कमेटी जो है वो किस किस सब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, टैक्स के लिए कौन सी है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए कौन सी है। तो जब हम आंसर लिख रहे हैं तो मैंने यही किया, जब हम आंसर लिखे उसके बाद सॉल्यूशंस में लिख दिया कि इस कमेटी रिपोर्ट ने ये रिकमेंडेशंस दी हैं, तो वो भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मेरी वहां पे काम आ गई। फिर ऐसी जो काफी सारे वर्ल्ड के और इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनुअली या बाय एनुअली रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, उसमें वो भी हमें याद करनी पड़ती हैं। तो उसकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं या उसका जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम आंसर्स में कोट कर सकते हैं। तो उस आंसर को जब हम कोट करते हैं तो वहां पे एक हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम सब्सटैंशिएट कर पाते हैं एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के थ्रू। ये हमारे कहने की बात नहीं है, एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन ने ये चीज बताई है, तो डेफिनेटली वो आंसर को ज्यादा वेटेज मिलती है। फिर ऐसे इंडेक्स बहुत सारे आते हैं, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, हंगर इंडेक्स आता है, तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग्स है, अगर हम कहीं अपने आंसर्स में इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में या कहीं बॉडी में हमारे आंसर्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए यूज करेंगे तो शायद वो भी फायदा कर जाए। फिर ऐसे हम लोगों को याद करना पड़ता है कि कई सारे इनिशिएटिव जो अलग अलग स्टेट्स ले रही हैं, जैसे किस स्टेट में ग्रीन कॉरिडोर बना, किस स्टेट में इकोनॉमिक जोन बना, किस स्टेट में सोशल ऑडिट लाया गया, जैसे मेघालय में अभी सोशल ऑडिट लाया गया है। तो ये हम अगर हम आंसर्स में कोट कर देंगे तो ये करंट अफेयर्स भी हो जाएगा और एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी हमें मिल जाएगा। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम लोग याद करते हैं 2 स्टेट्स के बीच में, अगर वो इंटरनेशनल रिलेशन में सिक्योरिटी एस्पेक्ट में अगर हम वहाँ पे इंक्लूड कर दें तो वो भी एक अलग फैक्ट
वहाँ पे आ जाएगा और हमारा आंसर और अच्छा निखर के आएगा उसमें। फिर ऐसे मैंने क्या किया था, मैंने जितनी भी ई गवर्नेंस की स्कीम्स हैं, हर स्कीम के साथ एक मोबाइल ऐप या एक वेब ऐप गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो अगर हम उस की एक लिस्ट बना लें कि हर सेक्टर में, जैसे हेल्थ में आया ई रक्त कोश या ANM ऑनलाइन आया, या माइनिंग सेक्टर में ताम्रा पोर्टल आया, कोल मित्र आया, तो अगर हमें वो याद रहेंगी तो हम आंसर्स में अच्छे से कोड कर सकते हैं उनको। तो इस तरीके से हम प्रीलिम्स में जो जो चीज़ें याद करते हैं उसको बस एक रिवीजन करके मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। फिर ऐसी न्यूज़पेपर की जैसे मैंने बात करी थी, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में बस्तर बटालियन के ऊपर एक पूरा पेज की रिपोर्ट आई थी। तो यूजुअली जैसे अब मेंस आ रहा होता तो न्यूज़पेपर पढ़ने का इतना टाइम तो मिलता नहीं कि हर एक चीज़ को हम ढंग से पढ़ सकें। तो उसमें मैंने क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगी या कुछ अलग हटके लगी उसको मैंने एक नोट बना लिया। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही बस्तर बटालियन पे एक रिपोर्ट आई, तो भले मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी पूरी, पर मैंने समझ लिया कि बस्तर बटालियन का क्या मतलब है। तो जहाँ पे मेरे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के मैंने नोट्स बना रखे थे, वहाँ पे जाके लिख दिए कि बस्तर बटालियन फॉर्म की गई है। ऐसी 2016 में एक न्यूज़ आई थी कि पुणे के जेल्स में गांधी पीस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, सो दैट जो वहाँ के प्रिजनर्स हैं उनको एथिक्स की हम लोग ट्रेनिंग दे पाएँ। तो ये मुझे बहुत यूनिक पॉइंट लगा, मैंने इसको अपने एथिक्स के नोट्स में नोट कर लिया। और कहीं पे भी आता था कि कैसे हम प्रिजन रिफॉर्म्स लेके आए, तो उसमें मैं कोट कर देता था कि महाराष्ट्र में गांधी पीस एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़े दिनों पहले मोदी जी नेपाल की उनकी विजिट थी, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि नेपाल हैज़ नाउ ट्रांजिशन फ्रॉम युद्धा टू बुद्धा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है यूज़ करने के। जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो वहाँ तो मैं डायरेक्टली कोट कर सकता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट में कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दिस दैट नेपाल हैज ट्रांजिशन फ्रॉम युद्धा टू बुद्धा। बट ये जो स्टेटमेंट है दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन आर प्रिपरेशन। ये हम इसको ऐसे में भी कोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे में भी कोट कर सकते हैं कि जब हम दिखाते हैं कि हाउ फ्रॉम वॉर टू पीस हम जाएंगे। अगर हम हिस्ट्री में लेके जाएं तो अशोका के स्टोरी में भी हम इसको कोट कर सकते हैं कि हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द युद्ध पार्ट टू द बुद्ध पार्ट। ऐसी मोदी जी ने कहा था कि नेपाल में अब बुलेट की जगह बैलेट यूज होता है। ये भी कितना अच्छा स्टेटमेंट है हमारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए, कि चाहे वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इलेक्शंस जो वो होते हैं, बूथ कैप्चरिंग होती है, वहाँ पे भी बुलेट टू बैलेट कर सकते हैं। कहीं पे एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम है और वहाँ पे अब इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम बुलेट टू बैलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ न्यूज़पेपर में जो अच्छी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं वो मैंने यूज़ करी और उससे अपने आंसर को इनरिच किया। फिर ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल जाते हैं, भले ही वो हमारी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए इतने ज़रूरी ना हो, बट हमें वो कोट करने के लिए मिल जाते हैं। जैसे अगर सपोज अर्बन प्लानिंग की बात हो रही है, अर्बन कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो अभी वाराणसी में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ब्रिज का एक स्लैब गिर गया नीचे, तो उसको हम वहाँ पे कोट कर सकते हैं कि ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, या इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, मैनमेड डिजास्टर्स के रूप में। ऐसी अभी कटरा में फॉरेस्ट फायर हुआ, तो फॉरेस्ट फायर्स में अगर हम कटरा का एग्जांपल डालेंगे तो बहुत लेटेस्ट एग्जांपल रहेगा वो, रादर दैन कि हम कोई 2015 या 2016 की फॉरेस्ट फायर का एग्जांपल डालें। और फिर हम उसको लिख भी सकते हैं, एथिक्स के पेपर में भी लिख सकते हैं कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अभी तमिलनाडु में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं हमारे आंसर्स में कि वहाँ पे जो सोशल ऑडिट का क्या रोल है, वहाँ पे किसी एक इंडस्ट्रियल ग्रुप से सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। तो जितने हम लेटेस्ट एग्जांपल्स डालेंगे वो डेफिनेटली हमारे आंसर्स को एनरिच करेगा। फिर न्यूज़पेपर का और क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग उसमें एक्सपर्ट्स ओपिनियन मिल जाते हैं। जैसे मेरा ऑप्शनली पॉलिटिकल साइंस है, जैसे मैंने बताया, तो उसमें तो हम लोगों को लिखना ही होता है, बट कुछ चीज़ें जो जीएस में भी यूज़ होती हैं, अगर हम उसमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन डाल दें तो आई थिंक वहाँ पे आंसर्स को एक एडेड एडवांटेज मिलता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी के टाइम पे काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने भी काफ़ी बात कही थी। फिर प्रोटेक्शनिज्म को लेके ऑलमोस्ट हर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी का हमारे इंडिया में एक ना एक स्टेटमेंट आता है कि प्रोटेक्शनिज्म से कैसे बच सकते हैं या इंडिया का क्या रोल है। तो अगर हम उतना कोट कर देते हैं तो आई थिंक वो हमारे आंसर्स को और अच्छा बनाएगा। पर यहाँ पे मैंने एक चीज़ ध्यान रखी कि जीएस की प्रिपरेशन और ऑप्शनल की प्रिपरेशन को थोड़ा अलग रखा। ऑप्शनल में क्या होता है कि हम लोग किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन डाल सकते हैं, चाहे वो स्कॉलर हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों,
पर जीएस में मैंने ये ध्यान रखा कि जो बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सिर्फ उन्हीं के मैंने कोट करे, जिससे मेरा जो जनरल स्टडीज का आंसर है वो स्पेशलिस्ट ना बन जाए। क्योंकि ऐसा मुझे पता है, या ऐसा पहले टॉपर्स या टीचर्स बताते हैं कि जीएस में अगर हम बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट माइंडसेट से जाएंगे तो वहां हम लोगों को पेनलाइज किया जाता है। फिर हम लोग अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कि कैसे मैंने हर एक अपने जीएस के 4 पेपर में अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव किया। ये तो जो मैंने बताया प्रीलिम्स और न्यूज़पेपर का, ये तो एक जनरल फ्रेमवर्क था, इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। पर सब्जेक्ट्स में मैंने कैसे यूज किया, सबसे पहले GS1 पे आते हैं। GS1 में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है, पर हिस्ट्री के साथ लिमिटेशन क्या होती है कि हम लोगों ने पढ़ा कम होता है और क्वेश्चंस जो आते हैं वो अलग जगह से आते हैं, वो नॉर्मल जो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं उनमें से नहीं आते हैं। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम हिस्ट्री को इतना डेडिकेटेड टाइम दे पाएं कि हम पूरी 3-4 बुक्स उसमें पढ़ लें। तो वहां पे मैंने क्या एक बैलेंस बना के रखा कि जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे दैट आई विल बी एबल टू राइट वेरी इजीली, बट जो थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे उसको मैं, मेरे पास जितनी नॉलेज होगी, जितनी लिमिटेड नॉलेज मेरे पास होगी, जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, उसको मैं कैसे यूज करूं और एक अच्छा आंसर बनाऊं। तो इसमें मैं एग्जांपल देना चाहता हूं 2017 के GS1 पेपर का। उसमें न्यूमिस्मैटिक्स पे क्वेश्चन आया था गुप्ता एरा के। तो यूजुअली हम लोग इतना न्यूमिस्मैटिक्स में डीप में नहीं जाते हैं हिस्ट्री पढ़ते टाइम, बट हाँ प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा होता है कि कौन से एजेस में कैसे कॉइन्स चलते हैं, बैक्ट्रियंस ने कैसे कॉइन्स लेके आए थे, पंचमार्क कॉइन्स कब थे, गोल्ड कॉइन्स कब स्टार्ट हुए। तो इतना हमें आइडिया रहता है और एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का आइडिया रहता है हमें हिस्ट्री पढ़ते टाइम। तो मैंने वहां पे एग्जाम के टाइम पे जब मैं बैठा था तो मुझे न्यूमिस्मैटिक्स समझ में नहीं आया कि इसको मैं कॉइन को इतना 200 वर्ड का आंसर मैं कैसे लिखूं। फिर मैंने सोचा कि कॉइन से क्या समझ में आता है, कॉइन से समझ में आता है कि उस समय उस एरा का सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कैसा रहा होगा। अगर बहुत अच्छा रहा होगा तो कॉइन्स भी बहुत ज्यादा इलेबोरेट रहे होंगे, गोल्ड के कॉइन्स रहे होंगे और प्रेशियस मेटल्स के कॉइन्स रहे होंगे। बट जैसे जैसे उसका सिविलाइजेशन का वहाँ पे वो इरोड होती गई सिविलाइजेशन, तो ऐसी उसकी प्रॉस्पेरिटी भी कम होती गई, उसका आर्ट एंड कल्चर भी खत्म हो गया वहाँ पे। तो जो कॉइन्स के ऊपर कार्विंग होगी वो भी कम हो जाएगी। तो मैंने इसी तरीके से उस आंसर को बना के लिखा कि मेरी अपनी लिमिटेड नॉलेज को जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ी थी कैसे एक आंसर में मैंने 200 वर्ड्स खत्म करने के लिए यूज किया। फिर GS1 में एक टॉपिक होता है सोशल इश्यूज। वो सोशल इश्यूज ऐसा टॉपिक होता है कि हम सबको उसका आइडिया होता है। हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगभग हर सोशल इशू के बारे में पता होता है, पर वो बहुत जनरलिस्ट आइडिया होता है। जैसे जो मैंने 2016 में किया था, बहुत ही जनरल आंसर्स लिखे थे उसमें, वो शायद हर कोई लिख सकता होगा। पर मैंने इस बार क्या चेंज किया कि मैंने उन जनरल आंसर्स को भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बनाया। जैसे यूएन की कोई कन्वेंशन हुई तो मैंने उसको कोट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइल्ड लेबर पे कोई क्वेश्चन आया तो मैंने यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर, या इंडिया ने अभी 2 चाइल्ड लेबर की कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है, मैंने वो मेंशन किया उसमें। फिर कोई एक कमेटी रिपोर्ट अगर आई किसी सोशल इशू को लेके, हंगर पे बनी या न्यूट्रिशन पे बनी या किसी और सोशल चाइल्ड मैरिज पे बनी, तो वो याद होती है तो उसको कोट किया उस चीज में। या फिर कोई भी एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो किसी सोशल इशू पे आ रही है, या न्यूज़पेपर में आजकल काफी स्टैटिस्टिक्स आते हैं। द हिंदू में भी एक स्टैटिस्टिक्स का कॉलम होता है और इंडियन एक्सप्रेस में भी होता है। उसको फॉलो करते रहे कि कहाँ पे ये हमारे सिलेबस से रिलेवेंट है, और उस स्टैटिस्टिक्स को मैंने उठाया और वो अपने आंसर्स में कोट कर लिया। और इस आंसर को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए मैंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी इंक्लूड किए, जिससे एक पॉलिटी का डायमेंशन भी आ जाए उस आंसर में। अगर चाइल्ड लेबर पे क्वेश्चन है तो आर्टिकल 24 का उसमें हम यूज कर सकते हैं। अगर ट्रैफिकिंग की बात हो रही है सोशल इश्यूज में तो आर्टिकल 23 की हम लोग उसमें बात कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी की बात हो रही है तो हम लोग आर्टिकल 17 उसमें कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि आंसर जो बने वो सिर्फ एक ही डायमेंशन से ना बने, वो एक मल्टीपल डायमेंशन का आंसर बने और हर एक चीज का उसमें ट्रेसेस मिल जाए। फिर एक और चीज सोशल इशू में इंपॉर्टेंट होती है, अपने आंसर को एक लेवल और ले जाने के लिए मैंने उसमें इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी जोड़ दिया कि अगर कहीं किसी और कंट्री में कुछ इस इशू के बारे में चल रहा है तो मैंने अपने नोट्स में वो भी इंक्लूड कर लिया। जैसे आयरलैंड में अबॉर्शन के ऊपर डिबेट चल रही है, या यूरोप में सरोगेसी के ऊपर डिबेट चल रही है, तो उसको भी इंक्लूड करके रखा कि कहीं पे भी अगर जरूरत पड़े तो एक हम इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी आंसर में इंक्लूड कर लें। नाउ कमिंग टू GS2 क्योंकि मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड है तो 2016 में मैंने बहुत हल्के में ले लिया था GS2 और आई गॉट 81 मार्क्स इन GS2।
while I got 285 marks in my optional. So उस हिसाब से 81 marks is very less. तो मुझे समझ में आया कि ऑप्शनल से मतलब नहीं है, GS2 की जो प्रिपरेशन है वो स्टैंड अलोन प्रिपरेशन होनी चाहिए और उसको भी उतनी ही मेहनत से करना है जैसे हम बाकी पेपर्स दे रहे हैं. तो और फिर 2017 के अटेम्प्ट में मेरा स्कोर 81 से बढ़कर 126 हो गया. सो अब 45 मार्क्स इंप्रूवमेंट मुझे सिर्फ GS2 में ही मिला, जो मेरा अपना पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट था और उसमें मैंने अलग तरीके से मेहनत की थी. तो उसमें मैंने क्या किया कि जो GS2 के क्वेश्चंस आते हैं वो सब पढ़े हुए आते हैं. ऐसा लगता है कि हाँ हम इनके बारे में जानते हैं क्योंकि हम पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होते हैं. तो GS2 लगभग हमें रेलिवेंट लगता है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम आंसर्स भी उसमें अच्छे लिख पाएं. आंसर्स लिखने के लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ती है. तो उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी थी कि जब भी GS2 का आंसर होगा तो इंट्रोडक्शन में मैं उस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट लिखूंगा. मतलब कि यूजुअली क्या होता है कि जो न्यूज होती है उसमें से इशू ढूंढा जाता है और उस इशू पे क्वेश्चन बनाया जाता है, उस न्यूज पे क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है. तो मैंने इंट्रो में वो कंटेक्स्ट लिख दिया जिससे मुझे लगेगा कि एग्जामिनर को मैं बता सकूं कि मुझे पता है कि क्या न्यूज आई थी और ये क्वेश्चन कैसे लाया गया इस पेपर में. फिर वहां पे एक एग्जामिनर के साथ कनेक्ट डेवलप किया जा सकता है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कोट करने होते हैं, पर उसमें भी मैंने स्पेशल फोकस किया कि मैं कोई भी GS2 का क्वेश्चन हो उसको मैं फंडामेंटल राइट्स या DPSP से रिलेट कर सकूं और वहां के उसके आर्टिकल्स कोट कर सकूं. क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेके आ रही है या कोई भी पॉलिसी लेके आ रही है तो कहीं ना कहीं DPSP का उसमें रोल आ रहा है या फिर गवर्नमेंट को कहीं पे भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है. जैसे लास्ट ईयर आप लोग देखिए राइट टू प्राइवेसी या ये आधार इशू, वहां पे फंडामेंटल राइट्स का बहुत रोल था. तो वहां पे मैंने फंडामेंटल राइट्स को कोट किया. ऐसे जब हम गवर्नेंस में आते हैं GS2 के तो वहां पे सेकंड ARC बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो सेकंड ARC के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैंने ले लिया कि क्या इसमें है ARC में और कहाँ मैं गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स पे इस सेकंड ARC को कोट कर सकता हूँ. ऐसी जो गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर हम स्कीम्स और पॉलिसीज को कोट कर दें जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ी थी तो मुझे लगता है कि वहां पे भी फायदा मिलेगा. और गवर्नेंस से क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैंने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी. न्यूज़पेपर का जो सेकंड पेज होता है, लोकल पेज होता है, उससे हमें काफी आइडिया मिलता है कि गवर्नेंस एक डिस्ट्रिक्ट में या एक जगह पे कैसे की जाती है. तो उससे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. और गवर्नेंस का जो रोल होता है उसमें मैंने सोशल इश्यूज और पॉलिटी को मिला के लिखा. तो उससे मुझे समझ में आया क्योंकि गवर्नेंस इज ऑल अबाउट हाउ एन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल. तो जो मेरे सोशल इश्यूज के नोट्स थे और जो मेरे पॉलिटी के नोट्स थे उनको मैंने मर्ज किया तो वो एक तरीके से गवर्नेंस के नोट्स बन गए. फिर ऐसी IR में जब हम आते हैं GS2 में तो उसमें मैंने एक बेसिक फ्रेमवर्क डिसाइड किया कि हाँ कौन सी कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, कौन सी कंट्री के साथ हमें रिलेशंस इंप्रूव करने की जरूरत है. तो जब बेसिक आइडिया आ गया उसमें फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू किया एक आंसर बनाने के लिए. जैसे कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आया तो उसमें मैंने की पॉइंट्स बना रखे थे कि उसमें इकोनॉमी इंक्लूड करना है, उसमें एनर्जी इंक्लूड करना है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूड करना है, उसमें इन्वायरमेंट इंक्लूड करना है और उसमें कल्चर इंक्लूड करना है. तो जहां पे भी ये 5 डायमेंशन मैंने अपने आंसर में इंक्लूड करे तो वहां भी मेरा आंसर मल्टी डायमेंशनल बन गया. ऐसी इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ चीजें होती हैं जो शायद हम लोग न्यूज में नहीं पढ़ते या हमें मंथली कंपाइलेशन में वो पढ़ने को नहीं मिलती, पर मैंने उनका एक नोट बना के रखा और जहां पे भी जरूरत पड़ी उन एस्पेक्ट्स को कोट किया. जैसे हमारा एंट्री इनटू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कई हम लोग रिलेशंस में जाते हैं जैसे पैसिफिक आइलैंड्स के हम लोग रिलेशनशिप किया तो वहां पे एक इनडायरेक्ट हमें बेनिफिट मिलता है कि हमें इससे UNSC की एंट्री में मदद मिलेगी. ऐसी ऑलमोस्ट जहां पे भी मोदी जी जाते हैं वहां पे एक टेररिज्म पे पैक्ट साइन होता है तो हम टेररिज्म कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी पे काफी बात चल रही है, न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूड कर सकते हैं. जब मिडिल ईस्ट की बात होती है तो वहां पे रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है. जब हम इंडियन ओशन नेशंस या आसियान की बात करते हैं तो वहां पर नेवल डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आजकल स्पेस डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्पेस डिप्लोमेसी से हमने साउथ एशिया सैटेलाइट बनाई या इजराइल के साथ हमने एक कोलैबोरेशन किया तो वहां पे हमारा आंसर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से हटके स्पेस पे भी चला गया. तो वो भी एक नया डायमेंशन आ गया वहां पे. फिर जब हम ईस्ट एशियन नेशंस की बात करते हैं वहां पे बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का बहुत रोल आ जाता है तो वहां पे हमने कल्चर को भी इंक्लूड कर लिया. आसियान के केस में रामायण को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं. फिर ऐसे ही जब हम पाकिस्तान के साथ रिलेशंस की बात करते हैं और बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशंस की बात करते हैं तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है गुडविल, कि अगर हम अरेबियन नेशंस के साथ हम लोग अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो हमारी गुडविल बनेगी और इससे हम पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हैं. तो ये एक बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि कहाँ पे भी हमारा मेन स्ट्रीम आंसर्स आ रहे हैं
और हम इन चीज़ों को वहाँ पे कोड कर सकें। फिर अब आते हैं GS3 पे। यहाँ पे GS3 में मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जो GS3 में इकोनॉमी का एस्पेक्ट है वो सिर्फ इकोनॉमी का ना लगे, वो एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट लगे। सपोज जैसे GST पे क्वेश्चन आ रहा है तो भले ही वो इकोनॉमी के एस्पेक्ट से आएगा, बट आई हैड मेड श्योर कि मैं उसमें उसका पॉलिटी एस्पेक्ट भी डाल के रखूँ, जैसे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 50% स्टेट्स की मेजोरिटी चाहिए, या उसमें किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, फेडरलिज्म से उसका क्या रोल है, हाउ इज इट गुड फॉर फेडरलिज्म और हाउ इज इट बैड फॉर फेडरलिज्म, जो तमिलनाडु जैसी स्टेट्स प्रोटेस्ट कर रही थी। तो वहां पे एक आंसर को इकोनॉमी और पॉलिटी मिला के आया। फिर एक चीज जो मैंने 2016 में नहीं करी थी वो ये था कि मैंने कहीं पे भी टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट नहीं इंक्लूड किया, जबकि ये मुझे 2017 में रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट के सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो ई गवर्नेंस हो या और कुछ हो, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैड मेड श्योर दैट कोई भी मेरा आंसर होगा GS3 का, उसमें मैं चाहे इकोनॉमी का हो चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, उसमें मैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जरूर डालूंगा। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में आते हैं। अब इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने ये सोचा कि इसको सिर्फ सिक्योरिटी तक रखने की बात नहीं है, इसमें हम इकोनॉमी भी इंक्लूड कर सकते हैं कि ब्लैक मनी से वो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जहां पे हम ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम करते हैं वहां पे सोशल इशू भी आ जाता है, तो वहां पे मैंने सोशल इशू भी ऐड कर दिया अपने आंसर्स में। और कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो पॉलिटिकल भी होती है, चाहे हम कश्मीर का एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का ले लें, तो वहां पे पॉलिटिकल डायमेंशन भी आ गया। सिमिलरली GS3 में एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्रीकल्चर में भी मैंने एक स्ट्रैटेजी बना रखी थी कि किसी भी, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ने को होता है और हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स पॉलिसीज हाथ में होती हैं, तो मैंने वहां पे उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाने के लिए ये कर लिया कि आंसर मेरा जो होगा वो बैकवर्ड लिंकेजेस, ऑन फार्म मैनेजमेंट एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, इन 3 सब हेडिंग्स के अंदर होगा। तो उससे एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मिल गया और मुझे जो पॉइंट्स याद आते थे वो भी उन्हीं सब हेडिंग्स के अंदर आने लग गए, तो वो एक तरीके का बहुत मुझे फायदा किया उसको आंसर लिखने के लिए। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट पे सपोज अगर क्वेश्चन आए तो आई हैड थॉट कि इसको सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट तक नहीं रखना है कि क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है या NDMA का क्या रोल है या उसका जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, बट आई मेड श्योर दैट आई राइट अ लाइन देयर दैट इट इज बेस्ड ऑन द सेंडाई फ्रेमवर्क, क्योंकि वहां पे उसको एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट मिल गया कि इंटरनेशनली इस चीज के बारे में क्या किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग GS3 का एक आंसर हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिए नहीं रखना चाहिए, पर सारा डायमेंशन उसमें इंक्लूड करने चाहिए। फिर आते हैं हम लोग GS4 पे। GS4 में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है उसमें बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स दी होती हैं, बहुत वेग स्टेटमेंट्स दी होती हैं, पर उसको हमें आंसर 100 to 150 वर्ड्स में बहुत ही ऑब्जेक्टिवली लिखना होता है कि एग्जामिनर को एक बात में समझ में आ जाए कि हमने क्या कहा। तो उसमें आई हैड मेड अ स्ट्रैटेजी की आई डिवाइडेड माई आंसर इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वाज दैट आई इंट्रोड्यूस द टॉपिक, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको मैं अपने शब्दों में इंट्रोड्यूस करूंगा। फिर सेकंड पार्ट कि एक कोई स्कॉलर, चाहे वो एरिस्टोटल हो, प्लाटो हो, मिल्स हो, कांट हो, उससे रिलेट करके एक स्टेटमेंट वहां पे मैं लिखूंगा जिससे वो उसको मैं सब्सटैंशिएट कर पाऊं। थर्ड पार्ट कि मैं एक अपनी लाइफ से एग्जाम्पल दूंगा। जैसे इस साल मैंने एग्जाम्पल दिया था GS4 में, एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था GS1 पेपर के टाइम पे कि एक हमारे फॉर्मर IPS ऑफिसर चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। तो वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा इशू मिल जाता है हमारे एथिक्स में आंसर में कोट करने के लिए। तो नेक्स्ट डे ही वहां पे एक क्वेश्चन था सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए, तो मैंने वहां पे उस इंसिडेंट को कोट किया। तो एक बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल जो कि मुझसे रिलेट करता है वो मैंने वहां पे कोट किया। फिर जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो हमने पूरी जो बात करी उसका क्या एक 2 लाइन में क्या कंक्लूजन निकलता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिखा मैंने। सो इस तरीके से मैं एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली मैंने एनालाइज कर दिया। फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं एथिक्स के, वो है केस स्टडी वाला पार्ट। इसमें मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी, इसमें मैंने बस अपनी आंख और कान खुले रखे कि दुनिया में क्या चल रहा है, एंड आई जस्ट कोटेड व्हाटएवर अ राइट वे ऑफ आंसरिंग अ केस स्टडी इज। एक मैंने फॉर्मेट देख लिया जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है केस स्टडी का, कि पहले ऑप्शंस लिखने होते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस लिखने होते हैं और एंड में बताना होता है कि हम किस सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो जो ऑप्शंस लिखे मैंने वो भी बहुत सारे प्रैक्टिकल थे, कोई वेग ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन लिखने के लिए मैंने नहीं लिख दिया कि हाँ 4 ऑप्शन लिखने हैं तो कुछ भी लिख दो, बट वहां पे मैंने ये देखा कि वो सारे ऑप्शन प्रैक्टिकली रेलिवेंट होने चाहिए, हर ऑप्शन से कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए।
ऐसा हम लिख देंगे कोई बहुत ही गलत ऑप्शन हो तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा एग्जामिनर पे कि यार ये तो क्या लिख रखा है इसने। तो कहीं ना कहीं अगर सारे एग्जाम्पल्स कहीं किसी तरीके से वो उस पर रेलिवेंट हो उस टॉपिक से, तो वो जरूर लिखने चाहिए। और मैंने उसमें एक तरीका बनाया कि मैं जो बेस्ट ऑप्शन होता था या जो जिस ऑप्शन से मुझे लगता था कि ये केस स्टडी सॉल्व होगी, वो मैं कभी भी शुरू में नहीं लिखता था, वो हमेशा मैं थर्ड या फोर्थ पॉइंट पे लिखता था, जिससे एग्जामिनर को मैं क्यूरियस रख सकूं कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा। अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट पे ही लिख दिया बेस्ट आंसर, तो वो तो आधे पेज में ही मेरा केस स्टडी खत्म हो जाएगी। तो आई हैड मेड श्योर कि मेरे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमेशा एंड तक जाएगा। और फिर एंड में जब हम सोल्यूशन कंक्लूजन लिखते हैं कि हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो यूजुअली मैंने ये देखा कि अगर हम 2-3 ऑप्शंस को मिला के आंसर लिखें कि हाँ ये हम इस केस में ये लिख सकते हैं और उसके बाद हम ये भी करेंगे, या एक स्टेप वाइज प्रोसीजर दे दिया कि फर्स्ट आई विल फॉलो दिस स्टेप, इफ इट डजंट हैपन देन आई विल फॉलो दिस स्टेप। तो आई थिंक दैट मेक्स एन आंसर वेरी प्रैक्टिकल एंड आई थिंक दैट मेक्स द एग्जामिनर नो कि इस कैंडिडेट को पता है कि इस ऑप्शन के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, एंड ही नोज द सेकंड स्टेप एज वेल। और फिर लास्ट में जो भी मेरा ऑप्शन था उसको मैंने एक किसी भी स्कॉलर के साथ जस्टिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज ऐसी है जिसका कोई नेगेशन नहीं है, जो करनी है किसी ऑफिसर को, तो वहां पे मैंने कांट का एग्जाम्पल दिया जिसमें कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को कोट किया मैंने। ऐसी अगर एक हमें एवरेज ऑप्शन निकालना है या एक मिडिल सॉल्यूशन निकालना है, तो वहां पे मैंने या तो अरिस्टोटल का गोल्डन मीन रूल दिया या फिर गौतम बुद्धा का मध्यम मार्ग वहां पे कोट किया। और ऐसे ही जब हम थिंकर्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है उन थिंकर्स का क्या एसेंस है, और हम उस केस स्टडी में अगर उन थिंकर्स को हम यूज कर सकें तो आई थिंक हमारे वो आंसर्स को एक डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। तो जीएस के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी थी। आई होप आपको ये ठीक लगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज इनकॉर्पोरेट इन योर स्ट्रैटेजी, एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।